हाय, एक बार फिर से आप सभी के बीच उपस्थित हैं एक नई सीरीज़ लेकर। इसमें जो भी क्वेश्चन होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए लाभदायक साबित होंगे। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन लेकर हम चलेंगे। इसमें स्टैटिक जी के रूप में पॉलिटी होगा, ज्योग्राफी होगा, एनवायरनमेंट होगा, ज्योग्राफी होगा और भी हिस्ट्री के सवाल होंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब हम एक एक सवाल को लेकर चलते हैं, व्याख्यायित रूप से हल करते हैं। ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन कहता है कि आर्द्र क्षेत्रों जो आर्द्र क्षेत्र है, ठीक है, जो आर्द्र क्षेत्र है इन्हें रामसर का दर्जा कब दिया गया है, यानी किन किन को रामसर दर्जा प्राप्त है। इसमें से जो ऑप्शन है वो चिल्का झील है, केवला देव है, लोकटक है और उलर झील है। और इसमें से कोड दिया हुआ है, मतलब कौन कौन से हैं। ठीक है, तो हम पहले एक आपको शॉर्ट नोट्स यानी थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे कि है क्वेश्चन क्या। आर्द्र क्षेत्र मतलब होता है कि वेटलैंड, और जो वेटलैंड या आर्द्र दिवस मनाया जाता है वो होता है 2 फरवरी को। 2 फरवरी को ही क्यों होता है, क्योंकि इस दिन 2 फरवरी 1971 को आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए एक सम्मेलन किया गया। कहाँ पे? रामसर, ईरान के रामसर शहर में। ठीक है, तो सबसे पहला जो वेटलैंड या आर्द्र भूमि के लिए संरक्षण हुआ वो था चिल्का झील प्रथम झील है जो आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए घोषित हुआ। अब ये चिल्का झील है कहाँ पे है? चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे? चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, और केवलादेव ये है राजस्थान में। अच्छा, केवलादेव का जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसको पहले हम भरतपुर पश्चिम बिहार के नाम से जानते थे। कहाँ पे? भरतपुर पश्चिम बिहार के नाम से जानते थे। किसको? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को। अब केवलादेव, अब एक और क्वेश्चन आ गया कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये है राजस्थान पे। अब ये इसके आगे एक और बढ़ते कि पक्षियों का जो स्वर्ग भूमि है, जो पक्षियों का स्वर्ग भूमि है, ये किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को, यानी किसको कहा जाता है? भरतपुर पश्चिम बिहार को। इतना हम आपको एक शॉर्ट नोट्स के बारे में बताएं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। इन सभी को प्राप्त है, क्या प्राप्त है? रामसर का दर्जा। चिल्का झील, केवलादेव, लोकटक झील और बुलर झील। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, वो हम आपको बता दे रहे हैं। इसमें ऑप्शन नंबर ए यही नहीं सुमेलित है। ठीक है, यही नहीं सुमेलित है, यानी नाथुला दर्रा कहाँ पे है? नाथुला दर्रा सिक्किम में है। कहाँ पे? सिक्किम में। कहाँ पे? सिक्किम में। ठीक, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, पाल घाट केरल में है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नाथुला दर्रा सिक्किम में है। अच्छा, जो नाथुला दर्रा जो सिक्किम में है, ये आपके 2018 का जो पेपर हुआ था, किसका? सुपर टेट का, उसमें क्वेश्चन पूछा था कि नाथुला दर्रा कहाँ पे स्थित है, तो होगा सिक्किम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत में जो निम्नलिखित में जो भारत में किस राज्य का नगरीय घनत्व सर्वाधिक है, तो वो है पश्चिम बंगाल का। क्या? नगरीय घनत्व सबसे ज़्यादा किसका है, तो वो है पश्चिम बंगाल का। ठीक है, पश्चिम बंगाल का है। और द्वितीय स्थान आप कमेंट में बताइए किसका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन ये है कि अम्ल वर्षा होता है, ये निम्नांकित द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होता है, तो ये अम्ल वर्षा क्यों होता है पूछा गया है। ये किस वायु प्रदूषण के कारण होता है, तो ये होता है नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। ये अम्लीय वर्षा ये वायु प्रदूषण का ही एक रूप है, जो वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड पहुंचकर इसको सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण कर देती हैं। ऐसे ही जो औद्योगिकीकरण से वहाँ पे
नाइट्रेट ऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड की सांद्रता वायु में घुल जाती है, जिस कारण अम्ल वर्षा होने लगता है। किन कारण होने लगता है? नाइट्रिक ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब हम एक क्वेश्चन और आता है कि विलुप्त होने वाली प्रजातियों को किस रूप में सूचीबद्ध करते हैं? तो विलुप्त होने वाले प्रजातियों को हम रेड डाटा बुक में हम सूचीबद्ध करते हैं। अब बच्चा, भारत में जो रेड डाटा बुक हैं वो 2-3 प्रजाति मुख्य रूप से हैं। कौन कौन से हैं? एक हो गया लाल पांडा हो गया, एक हो गया गिलहरी हो गया, ठीक है, कौन सा गिलहरी हो गया, अब एक हो गया सींग वाला गेंडा हो गया, जंगली गधे। ये सब भारत में रेड डाटा बुक के अंतर्गत सूचीबद्ध है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब जो एक क्वेश्चन और आ गया है कि सर्वाधिक स्थायी पारितंत्र किसका होता है? सर्वाधिक स्थायी पारितंत्र किसका होता है? तो वो होता है महासागर का। किसका? महासागर का, ठीक। महासागरों में सर्वाधिक रूप से स्थायी पारितंत्र पाया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें महासागरों में जो जातियों की सर्वाधिक जैव विविधता होती है, महासागरों में जातियों की सर्वाधिक विविधता होती है। क्यों होती है? क्योंकि पारितंत्र के तंत्र में जितनी अधिक विविधता होगी ना, उतनी स्थिरता अधिक होगी। इसीलिए स्थायी पारितंत्र सर्वाधिक किस पे होती है? तो महासागर में होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान किसका रहता है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव में सर्वाधिक योगदान कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन का होगा। सबसे ज़्यादा जानते हो ग्रीन हाउस प्रभाव किसका होता है? सबसे ज़्यादा होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, मुख्यतः रूप से। अगर ऑप्शन नंबर में अगर 4 ऑप्शन दिया हो, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प और ओजोन, तो ये सभी ग्रीन हाउस प्रभाव हैं, ठीक है, ये सभी हैं। लेकिन मुख्य सबसे ज़्यादा किसका होता है ग्रीन हाउस प्रभाव? वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। आप समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जो ये क्वेश्चन है, इसको मिलाया जाए, ये जैवमंडल भंडार एक तरफ है और जो ये भंडार कहाँ पे स्थित है, उनको हम एक एक करके मिलाते हैं। और आप लोग भली बात ही जानते हैं, कई बार आप इस क्वेश्चन को हल कर चुके हैं। तो ये जो नोक रेक है, ये नोक रेक मेघालय में स्थित है। कहाँ पे? नोक रेक मेघालय पर स्थित है। और ये जो मानस है, ये मानस असम में स्थित है। कहाँ पे? असम में स्थित है। और जो दिहांग दिबांग है, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और अगस्त मलाई कहाँ पे स्थित है? ये आपके केरल में। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? बी, ठीक, ऑप्शन नंबर बी। नोकरेक का मेघालय हो जाएगा, मानस का असम हो जाएगा, और दिबांग का हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, और अगस्त मलाई का हो जाएगा क्या? केरल हो जाएगा। अगस्त मलाई का क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। जो उदारीकरण है या निजीकरण है या भूमंडलीकरण है, ये नई आर्थिक नीति के द्वारा घोषित की गई थी। उस टाइम प्रधानमंत्री कौन था? तो उस टाइम प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव द्वारा इसको उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की प्रक्रिया दी गई थी। हालांकि इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं एलपीजी। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि एलपीजी की नीति कब आई थी? तो ये नई आर्थिक नीति की आई थी। और नई आर्थिक नीति आई कब थी? ये आई थी 1991 और 92। अच्छा, उस टाइम प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे और वित्त मंत्री कौन था? मनमोहन सिंह थे। इन्हीं की देन थी कि जो ये 3 प्रक्रियाएं, क्या, लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन और के प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण। ये प्रधानमंत्री कौन था उस समय? नरसिम्हा राव। अब वित्त मंत्री पूछा जाए तो कौन था? मनमोहन सिंह थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बढ़िया क्वेश्चन आ गया कि इसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो गलत है। तो भैया, सब लोग जानते हो कि अनुच्छेद 44 जो होता है, समान नागरिक संहिता होता है। क्या?
समान नागरिक संहिता और जो ग्राम पंचायत का गठन होता है, ये अनुच्छेद किस में आता है? 40 में आता है। किस में? 40 में आता है। और जो अनुच्छेद 48 होता है वो पर्यावरण के अंतर्गत आता है। पर्यावरण किन अंतर्गत आता है? जो पशुपालन होता है, जो पशुपालन होता है उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, अनुच्छेद 48। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? तो आता है अनुच्छेद 338 और 338 से। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित किया गया और उसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 338 और 338 ए में किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसको एक हम आपको शॉर्ट नोट इसमें भी देंगे, जितना आता है उतना हम आपके लिए बताएंगे जरूर। तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? तो वो थे सर शंकर नायर। अब इनके बारे में आप नहीं जानते होंगे, हालांकि जानते हैं, आप सब कुछ जानते हो, लेकिन मोस्टली बहुत कम जानते हैं कि सर शंकर नायर कौन थे। अच्छा, हुआ क्या था इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड में कि जो पहली बात तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। अब हम इसकी कहानी बताते हैं आगे की। हुआ क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और उसी के दौरान जन आक्रोश की लहर उठ गई थी। अब हुआ क्या था कि पंजाब में जो उपराज्यपाल थे माइकल ओडायर, इन्होंने आज्ञा दे दिया कि जलियांवाला बाग में जो भी उपस्थित हैं इनको गोली मार दी जाए। अच्छा, क्यों गोली मार दी जाए? क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। इन्हीं के वजह से जनता में आक्रोश फैल गया, तो जलियांवाला बाग में एक तरीके से धरना देने लगे। तो जनरल ओडायर के कहने पर नरसंहार हो गया। अब इसमें से जो ऑप्शन ये रवीन्द्रनाथ टैगोर होता है, इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि दी थी, इन्होंने अपना त्याग दिया। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा था कि किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया? वो था सर शंकर नायर। अब सर शंकर नायर कौन थे? एक कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष थे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष थे सर शंकर नायर ने, और इन्होंने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। तो किस वजह से दिया था? तो जलियांवाला हत्याकांड के होने की वजह से। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन ये भी अच्छा है कि आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? तो सर टीबी सप्रो, यानी तेज बहादुर सप्रो। तेज बहादुर सप्रू ने वकालत की थी। किसकी वकालत की थी? जो आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के में लाल किले में जिनका भी मुकदमा चल रहा था, उनके पक्ष में वकालत किया था तेज बहादुर सप्रू ने। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, माउंटबेटन योजना क्या थी? ये थी देश के विभाजन के कारण क्या बनी? माउंटबेटन जो योजना है वो देश के विभाजन का आधार बनी। ठीक है, अब क्यों आधार बनी हम आपको बता दे रहे हैं। क्योंकि उस टाइम जो लॉर्ड माउंटबेटन थे वो अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। ठीक है, अब लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत आते ही सत्ता हस्तांतरण के लिए विभिन्न नेताओं से बातचीत प्रारंभ कर दिए। अब सभी नेताओं को राजी कर लिया माउंटबेटन ने। लंदन और ब्रिटिश सरकार की सहमति पाकर वो भारत चले आए। और जो 3 जून होता है वो माउंटबेटन में पूछा जाता है कि 3 जून योजना को क्या कहते हैं? वो कहते हैं माउंटबेटन योजना। क्या था? 3 जून 1947 को भारत विभाजन योजना यानी माउंटबेटन योजना हुई थी। तो वही पूछा गया कि माउंटबेटन योजना क्या थी? ये देश के विभाजन का कारण बना, आधार बना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब किसने कहा था कि तिलक भारतीय अशांति के जनक है? वो कहते सिरोल, वैलेंटाइन सिरोल ने किया था, कहा था। क्या कहा था? वैलेंटाइन सिरोल। अब हम आपको बताते हैं वैलेंटाइन सिरोल ने इनको क्यों कहा था
कि बाल गंगाधर, पहली बात तो तिलक को आप जानते हो कौन तिलक की बात हो रही है, बाल गंगाधर तिलक की बात हुई। बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन सिरोल ने कहा कि तिलक भारतीय अशांति के जनक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। निम्न में से किस आंदोलन के साथ अरोड़ा आसिफ अली जुड़ी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीटी में आया था कि किस आंदोलन के साथ अरोड़ा आसिफ अली जुड़ी है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़ी है। भारत आंदोलन में ही, भारत छोड़ो आंदोलन में ही करो या मरो का नारा दिया गया था। और इस आंदोलन के साथ कौन जुड़ी हैं? अरोड़ा आसिफ अली जुड़ी हुई है। अब हम बताते हैं कि निम्नलिखित, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में सॉरी ठीक है, क्वेश्चन है कि जहांगीर के दरबार में जो ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम राजदूत का कौन आया था? ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? तो वो था विलियम हॉकिंस। कौन था? विलियम हॉकिंस। अब विलियम हॉकिंस के बारे में बता दे रहे हैं कि जो 1608 ईस्वी में इंग्लैंड के जो राजा थे जेम्स प्रथम, उनके राजदूत के रूप में, कौन राजदूत के रूप में? विलियम हॉकिंस ये जहांगीर के दरबार में आए थे। अब विलियम हॉकिंस को जहांगीर ने एक उपाधि दे दी। कौन सी उपाधि दे दी? फिरंगी खां की उपाधि दे दी। फिरंगी खां के साथ एक और उपाधि दी, इंग्लिश खां की उपाधि दी। इंग्लिश खां की उपाधि दी। एक क्वेश्चन आता है कि इंग्लिश खां की उपाधि, पहली बात तो दो क्वेश्चन आ गए इसमें। इंग्लिश उपाधि किसको मिला? तो विलियम हॉकिंस को मिला। किसने दिया? वो जहांगीर ने दिया। अच्छा, हॉकिंस को जो विलियम हॉकिंस है, ये विलियम हॉकिंस तुर्की और फारसी भाषा का ज्ञाता था या जानता था, तुर्की और फारसी भाषा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया? वो था अब्दुल कादिर बदायूनी। अच्छा, जो ये अब्दुल कादिर बदायूनी है, ये बड़ा उससे लिखता था, मतलब इसको अच्छा नहीं लगता था कि हमसे देवी देवताओं के बारे में लिखवा रहा है। ये अंदर से मना करता था, लेकिन अकबर क्या था? अकबर तो शासक था, इसको मजबूरी में लिखता था। तो अकबर की इच्छा अनुसार रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया? अब्दुल कादिर बदायूं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद के में मिलता है। ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्ति है। अब ऋग्वेद की रचना किसने की थी? तो ऋग्वेद की रचना जो इसमें गायत्री मंत्र है, इस गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने किया था। अच्छा, समर्पित किसको है फिर गायत्री मंत्र? ये क्वेश्चन आता है। तो समर्पित है सूर्य देवता। किससे? सूर्य देवता। ठीक है, सूर्य देवता। आगे चलते हैं। अब उत्तर भारत में जो चांदी का सिक्का है, एक टंका जारी करने का वाला कौन सा मध्यकालिक शासक था? तो वो था इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश था। अब हम इल्तुतमिश के बारे में थोड़ा सा शार्ट नोट आपको बता दे रहे हैं कि इल्तुतमिश, पहली बात तो इसने टका नामक चांदी का सिक्का चलाया, और इसने तांबे का भी सिक्का चलाया था, और जिसे तांबे को सिक्का चलाया इसे बाद में जीतल कहा गया। अब इल्तुतमिश को और क्या कहा जाता है? इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। और इल्तुतमिश ने तुर्काने चहलगानी और इक्तादारी व्यवस्था चालू किया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि तुर्कान चहलगानी और इक्तादारी व्यवस्था किसने स्टार्ट किया था? तो इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था। और इल्तुतमिश को कहा क्या जाता है? तो इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। ठीक,
और अगर ये पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबे समय तक शासन किसने किया था, मतलब कौन सा वंश किया था, दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला कौन सा वंश था, तो वो तुगलक ही वंश है। ठीक है, कौन सा वंश है? तुगलक वंश है। अब हम फिरोज़ तुगलक के बारे में भी बताएंगे कि फिरोज़ तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था। तो ये था तीर्थ यात्रियों, ओ सॉरी सॉरी, ये था एक खैराती अस्पताल। क्या था? एक खैराती अस्पताल था। ठीक, फिरोज़ तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था? एक खैराती अस्पताल था। खैराती अस्पताल का क्या मतलब? यहाँ पे जो रोगी होता था उसको निःशुल्क व्यवस्था थी, यानी निःशुल्क इलाज था। और यहाँ पे इलाज के साथ साथ भोजन की भी व्यवस्था थी। इसलिए कहा गया है कि फिरोज़ तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था? एक खैराती अस्पताल था। खैराती का मतलब मुफ्त, मुफ्त में यहाँ पे इलाज और भोजन मिलता था। अब एक क्वेश्चन और भी बनता है जो इम्पोर्टेंट हो तो होता है कि नहरों का सबसे ज़्यादा निर्माण किसने किया? तो वो फिरोज़ तुगलक का, फिरोज़ तुगलक को कहा जाता है। ठीक है, सिंचाई कर जो लगाया जाता है, दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? फिरोज़ तुगलक था। इन्होंने, जो फिरोज़ तुगलक था, ये सबसे ज़्यादा नहर का निर्माण किया था। इतना आप जानिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मानसिक रूप से विकलांग है तो राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ पे है? तो ये है, कहाँ पे है ये जो राष्ट्रीय संस्थान है विकलांग के लिए? ये है हैदराबाद में स्टार्ट हुआ। कहाँ स्टार्ट हुआ? हैदराबाद में स्टार्ट हुआ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जो बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है उसको कहते हैं मेरस्मस। और एक और रोग होता है क्या? क्वाशरिकोर। क्या? क्वाशरिकोर। प्रोटीन की कमी से दो ही रोग होता है, एक मेरस्मस, एक क्वाशरिकोर। और ये मेरस्मस है ना, ये 1 साल के जो बच्चे होते उन्हीं को ज़्यादातर उन्हीं को होता है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी। कौन सी? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेट्टा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? दोदा बेट्टा। अच्छा, दोदा बेट्टा कितने मीटर के? तो ये 2637। ठीक, 2637 मीटर की। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को दक्षिण में कौन सी पहाड़ी मिलती है? तो मिलती है नीलगिरी पहाड़ी पर। कौन सी? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। ठीक है, ये दोनों पहाड़ियाँ या दोनों घाट किन पहाड़ी में मिलती है? नीलगिरी पहाड़ी पर मिलती हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी। नीलगिरी जो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, ये कौन सी ऊंची चोटी है? ये है दोदा बेट्टा। ठीक है, अब क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि कौन सा गलत है? तो नागल बांध सतलज नदी पर है, बिल्कुल सही है। सरदार सरोवर परियोजना किस पर है? नर्मदा नदी पर, बिल्कुल सही है। नागार्जुन बांध ये है कृष्णा नदी पर। कहाँ पे? कृष्णा नदी पर है। और एक और है कृष्णा नदी पर, कौन सी? अलमाटी बांध। कौन सी? अलमाटी बांध, अलमाटी बांध। और हीराकुंड बांध महानदी पर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो सारे क्वेश्चन हो गए समाप्त। अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।